Hello students, once again I welcome you in online class of G.D. Mother International School. Today I am going to start a new chapter of your syllabus, and the chapter name is staffing. Here we all know that this is one of the important function of management. After organizing, we are going to discuss staffing. Staffing, first of all, we have to know the meaning of staffing. Staffing consists of manpower planning. The word staffing itself suggests you that it is related with staff. So, staffing consists of manpower planning. What type of planning? It is a manpower planning. Manpower planning में क्या करना है? मैनपावर के लिए प्लानिंग करना है, मतलब किसके बारे में? उसके रिक्रूटमेंट के बारे में, अबाउट द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. अब यहाँ पर मैन पावर की प्लानिंग करनी है, मतलब जो भी एम्प्लॉयज हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने हैं, उनसे रिलेटेड सारे डिसीजंस हम स्टाफिंग फंक्शन में ले रहे हैं. That's why it consists of manpower planning. Manpower planning, जितने इंडिविजुअल्स जिनको हमें हायर करनी है, उनके रिक्रूटमेंट, उनको कैसे रिक्रूट किया जाएगा, सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग किस टाइप की प्रोवाइड की जाएगी, कंपनसेट कैसे किया जाएगा, ये सारे डिसीजंस हम स्टाफिंग में लेते हैं. अब बात आती है स्टाफिंग, व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट. It is very important function. Why? Because आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं. फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है. अब दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों के पास सेम फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज है. अब उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपको ह्यूमन बींग्स मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. इन केस यू हैव एफिशिएंट मैन पावर, इन दैट केस आपकी फिजिकल, फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो इफेक्टिव वे में यूज की जाएगी. और ऑन द अदर हैंड आपके पास जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड है, तो क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सभी तो वेस्ट होने वाली है. तो इसका क्या लॉजिक है कि मैन पावर आपके पास एफिशिएंट है, स्किल्ड है, ट्रेन्ड है, तो आपके बाकी रिसोर्सेज को भी फुली यूटिलाइज किया जा सकता है. So, the staffing function is very important for the organization, for the survival of the organization. Manpower आपके efficient नहीं है, तो आपकी organization कितने लंबे तक समय तक लॉन्ग रन में सर्वाइव करेगी, नहीं करेगी, वो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट स्टाफिंग फंक्शन का पड़ता है. तो स्टाफिंग तो इसका मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिन हैंड्स को के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को रन करने वाले हैं, वो हैंड्स ही यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं, उनको अपॉइंट करने वाले हैं. अब नेक्स्ट कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब रिक्रूटमेंट्स करनी है. रिक्रूटमेंट से क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर कि एम्प्लॉयज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है टू फिल द फॉर्म्स फॉर वेकेंट पोस्ट. अब ऐसा करने के लिए हम तो कुछ अट्रैक्शन देते ही हैं उनको, लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनकी एफिशिएंसी पे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करेगी. तो ये सब चीज़ें तो स्टाफिंग, मैन पावर जिनको हम रिक्रूट करने जा रहे हैं उनके बारे में है. लेकिन ये कैसे हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल है वो हम इम्पोर्टेंस के थ्रू देखते हैं. फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज filling the roles of obtaining competent personnel. स्टाफिंग क्या करता है, जो भी वेकेंट पोस्ट्स हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. अगर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज आपके पास नहीं है, अनस्किल्ड, अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज को आप फिल कर रहे हैं उन वेकेंट पोस्ट पे, आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है. नेक्स्ट आता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब.
सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सिंपल डेफिनेशन भी स्टाफिंग की यही है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट जॉब। स्टाफिंग करता ही यही है, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अपॉइंट करना ही स्टाफिंग का मेन मोटो है। अब यहाँ पर स्टाफिंग राइट पर्सन मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट। जो भी जॉब है आपके पास अवेलेबल वेकेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। तो इट मीन्स प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। नेक्स्ट इज स्टाफिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। अगर हमारे पास सारे एफिशिएंट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारी एफिशिएंसी और ग्रोथ बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर ग्रोथ भी हमारी इफेक्टेड होती है स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू। सो वी हैव टू अपॉइंट राइट पर्सन एट राइट प्लेस। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थ्रू स्टाफिंग वी यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल। हाउ? अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं स्टाफिंग के थ्रू। अब हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल थे उनको फुलफिल किया विथ न्यू एम्प्लॉयज। अब जितनी पोस्ट थी हमने उनको फिल कर दिया। इसका मतलब कि आपके पास डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब जितने इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट थी उतनी हमने फुल किया। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, नहीं मिसयूज नहीं कर रहे हैं, डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उसको परफेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं। सो थ्रू स्टाफिंग वी यूज अवर रिसोर्सेज एट द ऑप्टिमम लेवल। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग। नेचुरल सी बात है, आपने कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को हायर किया है, स्किल्ड को किया है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने एम्प्लॉयज को हायर किया है। इफ योर एम्प्लॉयज आर कॉम्पिटेंट, they can easily adopt the changes which exist in environment। जो भी आपके environment में changes हो रहे हैं, business environment में changes हो रहे हैं, if you have competent employees, they may easily grasp the changes। वो automatically अपने को उस changes के according develop कर लेंगे। उससे result क्या होगा, हमारी efficiency increase होगी, resources को fully utilize कर पाएंगे हम। So these all are the importance of staffing function. First is filling the roles by obtaining competent personnel. Next is placing right person at right job. Next one is growth of the enterprise. It leads to the growth of the enterprise. It also helps in optimum utilization of resources. And last one is it also helps in competing. So these all are the importance of staffing. Now come towards the staffing process. Now I am going to explain the staffing process. How staffing process हमारे organization में हम कैसे implement करते हैं। अब staffing वर्ड हम सुन रहे हैं, यानी कि स्टाफ की अपॉइंटमेंट है। सबसे लॉजिक सा सिंपल से टर्म समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टाफिंग हम बार बार बात कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन क्या है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग वर्ड से ही आपके माइंड में स्टक करना चाहिए क्या, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द स्टाफ। नाउ वी आर गोइंग टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द स्टाफ। अब रिगार्डिंग द स्टाफ व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टाफिंग प्रोसेस में एस्टिमेट करना है मैन पावर रिक्वायरमेंट को, कि हमें कितनी मैन पावर की जरूरत है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू डन वर्कलोड एनालिसिस। हमको वर्कलोड एनालिसिस प्रिपेयर करना है। वर्कलोड एनालिसिस मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हमें वर्कलोड एनालिसिस में हम क्या एनालिसिस प्रिपेयर करने जा रहे हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है,
कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, वो हम फाइंड आउट करेंगे वर्कलोड एनालिसिस के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट वी हैव टू डू वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस हमारा क्या है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसको एग्जिस्टिंग, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, क्लियर। अब बात है, मैंने फर्स्ट आपको बताया कि वी हैव टू प्रिपेयर वर्कलोड एनालिसिस, जिसमें हमें ये पता करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्कफोर्स एनालिसिस, इन वर्कफोर्स एनालिसिस वी हैव टू क्लियर हाउ मेनी एग्जिस्टिंग वर्कर्स वी हैव। अब हमारे पास ये दो एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड है। नाउ वी हैव टू डू कंपैरिजन बिटवीन दीज टू एनालिसिस। व्हाट टाइप ऑफ कंपैरिजन? वर्कलोड हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, दूसरे में हमने कहा कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं। अब तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रिपोर्ट को एनालाइज कंपेयर कर रहे हैं। एनालिसिस के बाद, कंपेयर करने के बाद या तो दो केस हो सकते हैं हमारे पास, या तो ये एक्सीड करेगा, या तो वर्कलोड एक्सीड करेगा या वर्कफोर्स एक्सीड करेगा, दोनों में से कुछ तो होगा। अब अगर दोनों में से आपका अगर वर्कलोड एक्सीड कर रहा है, मतलब हमारे पास कंपैरिजन से ये पता चल रहा है कि वर्कलोड एक्सीड कर रहा है हमारा, मतलब वी हैव और वेकेंट पोस्ट, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हमने जब डिडक्ट कर दिया, कंपेयर कर लिया, तो हमारे पास और वर्कफोर्स मीन्स और वर्कलोड है, मतलब और एम्प्लॉयज की जरूरत है। उस टाइम क्या करेंगे, नए रिक्रूटमेंट्स करेंगे। ठीक, इन केस वर्कफोर्स हमारे पास लोड से ज्यादा है, तब क्या करेंगे, तब ट्रांसफर, प्रमोशंस जैसे ऑप्शंस को ट्राई करके जॉब को रोटेट किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टिमेट अवर मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड हियर, कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों से हम काम कर सकते हैं। इन केस हमारे पास ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उनको हम ट्रांसफर या शिफ्टिंग के थ्रू इधर से उधर दूसरे डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें ये एस्टिमेशन के बाद नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रिक्रूटमेंट। अब आपको पता चल गया कि एम्प्लॉयज कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत आपको ऑर्गेनाइजेशन में है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है रिक्रूट करना। रिक्रूट मीन्स अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स द जॉब। हम यहाँ रिक्रूटमेंट मीन्स हम नॉर्मल टर्म्स में बोल देते हैं कि नहीं, रिक्रूटमेंट मीन्स अपॉइंटमेंट, नहीं, यहाँ रिक्रूटमेंट हमारा टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब है टू अट्रैक्ट, टू इंड्यूस द पीपल। अभी हमें क्या करना है, पीपल को इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना है अपनी फर्म की तरफ, टू फिल द वेकेंट पोस्ट। अब ये अट्रैक्शन कैसे, बाय इनवाइटिंग एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस टू फिल द वेकेंट पोस्ट। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट को हमेशा बोला जाता है पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर एज मच एज जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा एप्लीकेंट्स हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स को ही इनवाइट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट कम टू सिलेक्शन। आफ्टर रिक्रूटमेंट वी हैव टू सेलेक्ट समवन। हमने हमारे पास 100 एप्लीकेशंस आ गए। अब उसमें से कुछ जो हमें जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, मान लीजिए 100 एप्लीकेशंस आए हैं, 10 पोस्ट वेकेंट थे। अब 10 के लिए आपको सिलेक्शन करना है ना, तो वो 10 पोस्ट के लिए हम जो सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स पे हम एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करेंगे, कुछ को रिजेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में बेस्ट वन को हमें एप्लीकेंट्स जो भी हमारे पास है उनको बेस्ट वन को सेलेक्ट करेंगे थ्रू डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशंस है। आपके रिक्रूटमेंट में कोई एलिमिनेशंस की बात नहीं होती है। नेक्स्ट आफ्टर सिलेक्शन वी हैव टू कंप्लीट अवर नेक्स्ट स्टेज, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स प्लेस द राइट पर्सन। आप उसको प्लेस कीजिए, ऑप्शन जॉब दे दीजिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करवाइए, ये हो गया आपका प्लेसमेंट। नेक्स्ट वर्ड रिटन हियर इज ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन मीन्स फेमिलराइजेशन विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अब क्या करना है, आपने जॉब दे दिया बंदे को, जॉब पर आ गया, अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम करने की, कि उसको एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस किया जाए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस किया जाए। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट कम टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इन केस यू फाइंड दैट your employees have to train in special category for special work, तो यहाँ ट्रेनिंग ऑप्शंस भी देना है। अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज को इस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग देना ही है। वो ट्रेनिंग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बोथ। अब ये ट्रेनिंग क्या करेगा, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा और दोनों के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगा। दोनों मीन्स एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट के लिए और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टाफिंग प्रोसेस, दीज आर द स्टेप्स फॉलोड इन स्टाफिंग प्रोसेस। बट जो लार्ज कंपनीज होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं, वो क्या करती है, अपने लिए सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाती है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इन सारी एक्टिविटीज, इन सारी फंक्शंस के लिए भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाती है, वो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। लेकिन स्टाफिंग फंक्शन की जब बात करें, छोटी इंडस्ट्री है, छोटा सा एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में क्या है, एक सिंगल मैनेजर ये सारे फंक्शंस बाकी फंक्शंस के साथ परफॉर्म करता है। अब जब बात करें कि बाकी स्टेप्स, तो यहाँ पर मैनेजर को ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद कुछ और स्टेप्स हैं जो फॉलो करना है, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। हियर मैनेजर इज नाउ गोइंग टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। डिफरेंट पैरामीटर्स फिक्स किए जाते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए, जज करने के लिए। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन टाइम टू टाइम टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। Now after appraisal, some promotion or career planning options are also given to the employees. If you are satisfied with the performance of the employees, then the employees are promoted to next category. Promotion आपको higher status provide करता है, higher salary provide करता है। In case आपके employees की performance अच्छी है तो आप उसको upgrade कर रहे हैं। Next, प्रमोशन के साथ साथ नए करियर ऑप्शंस भी उसको मिलते हैं। इन सब के साथ साथ हम स्टाफिंग प्रोसेस में एक और स्टेप को इंक्लूड करते हैं, वो है हमारा कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स सैलरी, कि कंपनसेट कैसे कर रहे हैं। वी हैव टू मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू अवर एम्प्लॉयज। वन इज टाइम वेज एंड अनदर वन इज पीस वेज। टाइम वेजेस फिक्स कर दिया जाता है, 1 वीक, 15 days, 1 month. After that period, we have to pay the sum of money, जो भी हमने फिक्स किया है for the particular post. ठीक। पीस वेज की जब बात करते हैं, which depends upon the productivity. एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम जब पे करते हैं, उस सिस्टम को पीस वेज सिस्टम कहते हैं। दिस पीस वेज सिस्टम इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 2, Taylor's technique. Remember? Okay. Now we have to learn the 3 steps also: performance appraisal, promotion and career planning, and compensation. So these are the steps of staffing process. So revise it thoroughly, students. We will meet in another class. So bye. That's all for today. Okay, bye, students.